आप बताओ। लेकिन अभी तो मेरा क्लास है, तो एक काम करो आप, उसमें ना जैसे अपने करते हैं वैसे उठा लो आप उसके अंदर जो 30 आपने कार्बन फैमिली की थी ना मैंने, हाँ, कार्बन फैमिली से आगे नाइट्रोजन फैमिली, जैसे उसमें उठाते थे बड़ा पहले वाला बड़ा ग्राफ, मैं चलो बीच में गैप आएगा उसमें। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बेटा, कल हम सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की बात कर रहे थे। हमने ये देखा था कि भाई कैसे जो है सॉल्युबिलिटी और किसी चीज का प्रेसिपिटेट कैसे बनाते हैं ना, तो उसमें मैंने आपको बोला था कुछ चीजें और भी हम करेंगे। तो एक प्रॉब्लम ऐसा बनाते हैं हमने, प्रॉब्लम इस तरह का, तो कुछ वेराइटी और प्रॉब्लम की हो सकती है। जैसे देखो, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ BaCl2 and NaF solution are mixed, सॉल्यूशन ध्यान देना बेटा, एक एक पॉइंट पे जरूरी है। आपने इक्वल वॉल्यूम उठाया है और BaCl2 और NaF सॉल्यूशन का और मिक्स किया है। विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, of these will not will not give PPT। ESP अपने को सपोज गिवन है बेटा, ESP जो आपका दे रखा है BaF2 का बेरियम फ्लोराइड, मतलब जो बनाना है ना वो BaF2 बनाना है आपने, और उसका KF दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻, और ऑप्शन में से दो ही दे देता हूँ आपको, इन दो में बताना है। वन, फर्स्ट आप लिख देंगे 0.004 मोलर BaCl2, इसके साथ प्लस कर रहे हैं अपने, ऐड कर रहे हैं 0.02 मोलर NaF, ये दे दिया सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन बेटा आपको ये दे दिया 0.01 मोलर BaCl2 और इसमें ऐड आपने बेटा कर दिया 0.015 मोलर NaF, थर्ड कर दिया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, फोर्थ कर दिया नन ऑफ दिस। ये बेटा ये प्रॉब्लम देखिए, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ BaCl2 and NaF are mixed, which of these will not give EPT। देखो बेटा पहले सोचना है, सपोज पहला सॉल्यूशन दिया हमने ये वाला फर्स्ट में आप देखो 0.04 मोलर BaCl2 0.02 मोलर NaF मिला रहे हो। देखो पहले रिएक्शन सोचो आप, जब आप BaCl2 के साथ NaF मिलाओगे तो क्या बनेगा बेटा, BAF प्लस NaCl, ये बनाना है ना, BF2 बनाना है, प्रेसिपिटेट तो इसका बनेगा BF2 प्लस NaCl प्लस NaCl डिसोल्व हो जाएगा वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन BF2 का PPT बनाना है, ये चीज सोचनी है। ठीक है, अब आपने जब BF2 बनाना है तो BF2 का ब्रेक करोगे आप, तो Ba2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस 2 क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन, KSP आपका इसका गिवन है और ये चीजें दे रखी हैं, तो इसे IP निकालें, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट भी तो यही आएगा ना इसके लिए, Ba2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू F नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इसी भी है। अब एक चीज क्लियर है, जब आप दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे, दोनों के इक्वल, ये सोचने वाले बात है, अगर आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हो तो इसका मतलब जब वॉल्यूम इक्वल का होने का मतलब डबल हो जाएगा ना वॉल्यूम, 1 लीटर एक का 1 लीटर दूसरे का, तो टोटल मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम पहले से कितना हो जाएगा बेटा, डबल, और वॉल्यूम डबल होते ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ। वेरी गुड, बस यही चीज रखनी है, उसने इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, ऑन इक्वल वॉल्यूम, ऑन हेडिंग इक्वल वॉल्यूम
concentration will be double, will be volume will be double, so concentration become half. बस तो जो आपको यहाँ दिख रहा है ना उसकी हाफ कंसंट्रेशन है। आईपी निकालोगे तो बेरियम की कंसंट्रेशन फाइनली स्टार्टिंग में मिलाई कितनी बेटा आपने 0.04 0.04 का हाफ हो जाएगा, हाँ हाफ हो जाएगा, तो इधर कितना रखोगे आप 0.002 इंटू फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी मिलाई आपने 0.01 तो ये रखोगे 0.01 का स्क्वायर। तो आईपी कितना आ गया पहले वाले केस में देखो, तो 2 10-3 ये 10-4 ये 2 इंटू 10-6। तो पहले वाले केस में देखो आईपी की वैल्यू और केएसपी की वैल्यू कंपेयर करो। केएसपी कितना आ रहा है 1.7 इंटू 10-7 और ये कितना आ रहा है 2 इंटू 10-6। तो ज्यादा कौन हुआ बेटा आईपी। आईपी ज्यादा हो गया, और जब आईपी ज्यादा होता है तो क्या बनता है सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बनता है नहीं बनता, प्रेसिपिटेट बनता है। आईपी ग्रेटर देन केएसपी सो पीपीटी फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो पहले वाले केस में पीपीटी फॉर्म हो गया। अब दूसरे वाला सोल्व करो, ये वाला। अगर मैं ये वाला सोल्व करूंगा तो बेटा देखो फिर अगेन बनाओ BF2 वाले के लिए, तो आईपी इक्वल टू बेरियम, आपने जो प्रेसिपिटेट बनाना है प्रेसिपिटेट इज ऑफ बेरियम आयन एंड फ्लोराइड आयन। So now, what concentration will be taken? 0.01 दे रखा है BA का और फ्लोराइड का 0.015 दे रखा है। सो पहले की तरह बिकॉज इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन पहले का 0.05 0.005 ये ले लेंगे, हाफ ले लेंगे, जितना दे रखा है वो नहीं लेंगे, उसका हाफ लेंगे। और इधर जो है 0.075 लेंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया देखो 5 इंटू 10⁻³ हमने हाफ क्यों लिया? बेटा जब आप दोनों के इक्वल वॉल्यूम ऐड करते हो तो वॉल्यूम डबल हो जाता है ना। ये देखो मैंने लिखा है जब दोनों के इक्वल इस वी 1 लीटर इसका डाला 1 लीटर इसका डाला तो फाइनली कितना और लीटर हो गया दोनों के लिए 2 लीटर हो जाएगा ना फाइनली। यस सर। तो वॉल्यूम डबल होते ही जो इनकी कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, फार्मूला होता है ना M1V1 M2V2। तो वॉल्यूम डबल कर दोगे तो इसलिए मोलरिटी जितनी दे रखी है उतनी ले रहा हूँ, उसकी बजाय कितनी ले रहा हूँ मैं हाफ ले रहा हूँ। क्लियर बेटा अब हाफ। क्लियर है अब? हाँ यस सर। सर ये आईपी जो फर्स्ट वाले में आपने निकाला 2 × 10⁻⁻7 आना चाहिए ना 7 क्योंकि पॉइंट हाँ देखो पॉइंट 3 है क्या 0.003 और 4 ये 7 है 7 तो 2 × 10⁻7 है तो फिर तो ये बड़ा हो गया। ये है हमारे पास 1.7 × 10⁻7 तो उल्टा क्या होगा नो 9। पीपीटी फॉर्मेशन। अब इसमें आ जाओ बेटा देखो 5 × 10⁻3 ये कितना आ रहा है 75 इंटू 7.5 इंटू 7(3 - 6) तो 5 5 25 7 5 35 37 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है तो अब देखो अब इसको अगर 1 लेटर में लिखना चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से डिवाइड 3.75 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई हो गया 10⁻⁻1। सर 7.5 का भी तो स्क्वायर होगा सर यस अच्छा 7 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक और करोगे 7.5 और करो 7.5 और करो इसमें सर 281.25 तो अल्टीमेटली इतना तो आ गया ना ये देखो ये वाला। यस सर। ये जो वैल्यू है कितना आ गया हमारे पास जैसे किया तो अप्रोक्सीमेट 4 से कर दे अपने 7 4 द केएसपी से ज्यादा आएगा पीपीटी फॉर्म हो जाएगा पीपीटी फॉर्म हो जाएगा ज्यादा आएगा। ज्यादा कैसे आ रहा है ज्यादा कहाँ आ रहा है देखो 3.75 को 7.5 से 7.5 से किया 5 5 25 7 5 35 37 सर कम ही आ रहा -11 आ रहा हाँ है -5 कम दिख रहा है ना
3 6 6 और ये सर कितना ये 281.25 हो रहा है सर, कर लिया मैंने। 281 3 के बाद ये गया 28 आ रहा है अप्रोक्सीमेट है 28 इंटू 8 माइनस 8 10 से डिवाइड कर दो 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 तो ये आ रहा है 1.7 इंटू 10 माइनस 7 तो ये भी क्या हो गया आईपी लेस देन केएसपी यहाँ भी नो पीपीटी तो देखो पहले केस में भी पीपीटी नहीं आएगा दूसरे केस में भी पीपीटी नहीं आएगा इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका नोट पीपीटी बताना ना हट दे तो इक्वल वॉल्यूम दिया जाता है तो क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा कल को कई सारे क्वेश्चन कल बताए थे आज कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आपको इक्वल वॉल्यूम उसने दे दिया इक्वल वॉल्यूम दे दिया है तो फिर इक्वल वॉल्यूम में आपने क्या करना होता है जितनी कंसंट्रेशन दे रखी होती है उतनी नहीं रखनी क्योंकि वॉल्यूम डबल करते ही जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो तो जो दे रखा है उसका हाफ रख करके सोल्व करके आईपी निकालना है केएसपी से कंपेयर करना क्लियर सर बोलो यहाँ पे हमने एफ नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 क्यों रखी है 0.01 पहले वाले में देखो यहाँ पर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन NaF से आएगा ना फ्लोराइड तो NaF की कंसंट्रेशन कितनी दिख रही है यहाँ पर 0.02 तो मैं क्या बोल रहा हूँ जब इसका और इसका वॉल्यूम इक्वल मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन तो आधा हो जाएगा लेकिन सर इसमें मतलब जो BaF2 है उसकी कंसंट्रेशन का डबल होना चाहिए ना ये तो फ्लोराइड आयन वो क्यों होगा वो केएसपी थोड़ी निकाल रहे हैं आज तो हम आईपी निकाल के कंपेयर कर रहे हैं आईपी निकाल के कंपेयर कर रहे हैं आज आपको बता रहा है कंसंट्रेशन गिवन दे रहा है कहता BA इतना डालो F इतना डालो ये इतना डालो F इतना डालो मतलब ऐसे देखो सर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ नहीं कर सकते हम वही ये रिएक्शन इसमें डाला आपने क्या डाला NaF इसका प्रेसिपिटेट बनाया आपने BaF2 Cl2 से किसका बना रहे थे प्रेसिपिटेट BaF2 अच्छा तो एक चक्कर और दिख रहा है मुझे ये BaF2 है ना तो बना क्या है NaCl बैलेंस इक्वेशन बनाओ ये बनेगा बैलेंस इक्वेशन बनाओ Na अब BaCl2 इनिशियली लो इनिशियल देखो BaF2 का इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो आप तो BaCl2 सर NaCl भी ट्वाइस हो जाएगा यस सर, बैलेंस नहीं है अभी अब बैलेंस है क्या सर, 2 NaCl होगा। चलो अब BaCl2 कितना लिया आपने देखो कंसंट्रेशन एक्चुअल में कितना दे रखा है कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0.004 पहले वाले केस 0.004 V वॉल्यूम में तो कितने मोल हो गए देखो पॉइंट इनिशियली 0.004 इंटू V ले लेते ठीक है यस सर NaF का कितना है 0.02 02 इंटू V हो गया स्टार्टिंग में ये जीरो अब देखो अगर मैं जितना ये खर्च करूंगा ना जितना ये खर्च करूंगा 0.004 NaF ये तो सारा का सारा जा रहा है 0.004 जितना ये खर्च करूंगा उसका मुझे डबल ये खर्च करना पड़ेगा जरूरत कैसे पड़ेगी है BaF है यहाँ से तो BaCl2 को कम्प्लीटली आयनाइज्ड होगा तो Ba2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पहले है मेरे पास 0.004 है और फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है पहले मेरे पास 0.002 कंसंट्रेशन वॉल्यूम डबल कर दिया तो अब ये कंसंट्रेशन आ गया बेरियम का 0.002 ये आ रहा है 0.0 कॉन्सेप्ट ये लग रहा है दूसरा अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट से देखें तो BaCl2 NaF से रिएक्ट करके BeF2 बना रहा है और NaCl BF2 का तो कंसंट्रेशन हमें निकालना ही नहीं है ना हमें तो क्या निकालना है
फिर चला गया, हमें निकालना है फ्लोराइड की आयन, ये नहीं लगेगा ना, ये कंसेप्ट ये नहीं लेना हमें, ये कॉन्सेप्ट नहीं लेना, क्योंकि BaF2 तो बनना है। तो ये बनेगा कैसे, देखो इसमें कैसे बनना है कि आपको सिर्फ इसमें ऐसे सोचना है कि ये आपके पास सपोज BaCl2 था, तो BaCl2 की कंसंट्रेशन मतलब मोल कितने रखे हुए थे, BaCl2 यहाँ था, तो Ba2 पॉजिटिव आयन आएंगे यहाँ पर, Ba2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यस सर। स्टार्टिंग में कितनी ली, 0.004 04। है ना, या 0.004 V, ये इतने मोल लिया आपने सपोज, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसी के अंदर क्या मिक्स कर दिया, मतलब NaF वाला पार्ट, तो NaF का मतलब जितने NaF होंगे उतना तो फ्लोराइड होगा ना, यहाँ से फ्लोराइड आया, फ्लोराइड के कितने मोल आए देखो, 0.002 V आए। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मिक्स किया आपने तो फाइनली क्या हो गया, आप देखो वॉल्यूम तो डबल हो गया ना, तो Ba2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन फाइनली कितनी हो गई, नंबर हाफ होगी ना, 0.004 B डिवाइडेड बाई वॉल्यूम B, इधर से भी आया है 2V, ये होगी कंसंट्रेशन। और फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.002 भी मोल थे, वॉल्यूम इसका भी 2V हो गया, 0.001। तो अब मेरे पास बेरियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, हाफ हो गई ना, यस सर। और फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन भी हाफ हो गया। इसलिए हम कहते हैं जब इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो जो आयन से Ba2 पॉजिटिव और फ्लोराइड आयन, उनकी कंसंट्रेशन पहले जितनी ली है उससे हाफ होगी। अब BaO2 पॉजिटिव आयन में तो आयनिक प्रोडक्ट यही तो निकालना है आपने, Ba2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इनटू F नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ से Ip निकाल के कंपेयर करोगे KSP से, KSP इसका दे रखा है आपको, Ba2 पॉजिटिव वो डायरेक्ट आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻⁷ दे रखा है। तो अब Ip में Ba के में जो कंसंट्रेशन रखूंगा तो यही रखूंगा ना, 0.002 इंटू फ्लोराइड की रखूंगा 0.001 का स्क्वायर। अब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 ये 4 ये 2 इंटू 10⁻⁷। तो जब आपने इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया, मतलब बेरियम आयन को फ्लोराइड आयन को मिक्स किया जिससे BaF2 बन रहा है प्रेसिपिटेट, जब ये कंसंट्रेशन आनी थी तो रिएक्ट करके यहाँ बैठने लगी ना, ये पीपीटी है। अब मुझे पता करना है ये पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, ये पीपीटी कब बनता है, जब इनकी कंसंट्रेशन का क्या होती, Ip की वैल्यू ग्रेटर देन KSP। KSP होती, Ip की वैल्यू ग्रेटर देन KSP होगी तो उस टाइम पे पीपीटी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब हमारा ऊपर कैलकुलेशन देखो कितना है, ये चीज तो किया था ना हमने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रखा, यहाँ पर मैंने क्या रखा, ये आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ Ip, और KSP कितना था क्वेश्चन में देखो आप, 1.7 इंटू 10⁻⁷। सर बाकी का तो समझ में आ गया, बस यही पूछना था। नहीं यहाँ भी तो हम गलत कर रहे थे ना, Ip कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁴, KSP कितना आया था देखो, KSP कितना दिया हुआ, 1.7। 1.7 into हाँ तो अब कंपेयर करो ना, अब पता लगेगा 1.7 इंटू 10 अब दोनों में बड़ा देखो क्या है, पावर तो सेम हो गई, सर IP बड़ा है, Ip बड़ा है, Ip ग्रेटर देन किससे है, KSP, Ip ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। सर सेकंड वाले केस के अंदर भी यही गलती है सर, सेकंड वाले के में भी वही आ रहा है देखो, तो 2.8 आ रहा है सर, वो तो बड़ा हो गया। 2.8 10⁻⁷ वो भी बड़ा हो गया, Ip बड़ा हो रहा है, तो इसमें भी पीपीटी नहीं होगा। तो आप में से कौन सा सही हो गया आंसर, अब देखो ऊपर वाले में से, इक्वल वॉल्यूम ऑफ BaCl2 विच होगा विल 1 and नॉट, 2 both. नहीं 1 and 2 बोथ तो नहीं आया ना, अब दोनों में सर पीपीटी none बन of गया, these, नन ऑफ दीज आएगा, Sir, none of these. क्योंकि अगर पीपीटी नहीं बनता तो थर्ड आता आंसर, पीपीटी तो दोनों में बन रहा है तो इसका मतलब जब आप पहले दूसरे को मिक्स करोगे नन ऑफ दीज, या इस ऑप्शन को ऐसे बदल दो, मतलब विल नॉट गिव पीपीटी, तो इसको ऐसे बदल दो, ऐसे करो क्वेश्चन, गिव पीपीटी। अब बताओ, अब देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन बताओ, वहां थर्ड खड़ा के देखो,
अब क्या सर आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन थर्ड। समझ गए सारी बात है? सर यहाँ पे इस यस रिएक्शन सर। का तो कोई यूज हुआ नहीं क्या यूज नहीं हुआ बेटा? सर, रिएक्शन का वो जो BaCl2 वाली है, BaCl2 प्लस हाँ, NaF। उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ये BaCl2 और NaF जो हैं ये अपने आप ही कंप्लीटली आयनाइज्ड हैं, 100% आयनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है BaCl2 और NaF, और इनके Ba और F मिलके वो बनाएंगे प्रेसिपिटेट दोनों के, यस। इसलिए हमें रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें। क्लियर? यस सर। अब सपोज मान लो दो केमिकल आपको एक साथ दिए जाएं, अब इस तरह की प्रॉब्लम देखो फिर। अब मैं आपको ये बोल दूं, कैलकुलेट द simultaneous solubility of AgCl, उसका KSP बता दिया अपने को AgCl का, KSP is equal to 10 raised to power minus 10 and AgBr, इन दोनों का एक साथ अपना इक्विलिब्रिया है, इनकी KSP बेटा बता रखी है 10 minus 13 in water will be, ये दे रखी है अपने को ना, इसमें बता रखा है, तो हमको ये बता कितनी सॉल्युबिलिटी है। अब आपने एक काम करना है बेटा, अब प्रैक्टिकली सोचना है, जैसा मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो AgCl, ठीक है, ये जो टूटेगा तो ये बनाएगा Ag प्लस आयन तो प्लस Cl नेगेटिव है, ठीक है। इधर से देखिए AgBr है, ये भी ब्रेक हो रहा है बेटा, Ag भी तो यही बनाएगा, Ag पॉजिटिव आयन प्लस Br नेगेटिव आयन, है ना। तो अब हमें क्या करना है, AgCl की साइमल्टेनियस, ये तो सॉल्यूशन एक ही वेसल्स के अंदर है, तो ये जो कंसेप्ट सपोज ये x बना तो ये कितना बनेगा बेटा, x। Ag प्लस आयन y बना तो ये कितना बनेगा, y। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सॉल्यूशन, अब आपको तो सॉल्यूशन में देखना है, Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है टोटल, x plus y। इक्विलिब्रियम पर हमेशा किसी के लिए भी सोल्व करना है तो x प्लस वाई, और क्लोराइड आयन का लोगे तो कितना आएगा, x x, और ब्रोमाइड आयन का लोगे तो कितना आएगा बेटा, y। वाई। अब सपोज AgCl का केसी, अब वो बनाना है अपने को, AgCl इक्विलिब्रियम Ag प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी रखूंगा मैं, x plus y। x प्लस वाई, क्योंकि सॉल्यूशन को तो नहीं पता ना Ag किसके वाला है, Ag का x प्लस वाई, और क्लोराइड आयन की कितनी रखूंगा, x। एक इक्वेशन आ जाएगी बेटा ये, यस सर। ये पहले वाला के AgCl इज इक्वल टू कंसंट्रेशन x प्लस वाई का इंटू x, और दूसरे की बना लो AgBr की, AgBr का भी Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन अगेन x प्लस वाई, और ब्रोमाइड का बेटा y। y डिवाइडेड बाई KAgBr लगा दो, तो ये भी कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू y। y, तो यहाँ से x y का रेशियो निकाल सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा ये। KAgCl दे रखा है, देखो बेटा आपको KAgCl कितना दे रखा है, 10 raised to power minus 10। -10, AgBr कितना दे रखा है, 10 raised to minus 13। -13 इज इक्वल टू x बाई वाई, तो x और y का रेशियो क्या आ गया, 10 raised to power 3। x इज इक्वल टू 1000y आ गया ना, यस सर। x इज इक्वल टू 1000y, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1000y। अब किसी भी इक्वेशंस में सो इक्वेशन सपोज ये फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो सो इक्वेशन फर्स्ट KAgCl इज इक्वल टू क्या है बेटा, x प्लस वाई इंटू एक्स, KAgCl की वैल्यू तो आती है ना आपको, यस सर। कितनी है 10 रेज़ टू पावर
माइनस -10 इसको a की वैल्यू में रख दो, x की टर्म में रख देते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू रख दो, किसी की भी रख दो आप। तो हम क्या करते हैं, देखो इसकी वैल्यू रखें, x x की की वैल्यू तरफ रखें, देते हैं। x X की की वैल्यू 1000y प्लस y इंटू 1000y। 1000y देखो 1000y में से y जो करोगे तो नेग्लेक्ट आ जाएगा ये 10 की अप्रोक्सीमेट। पावर 6y² तो 10 ये तो ये अप्रोक्सीमेट रह जाएगा 1000y इंटू 1000y, है ना। तो कितना वैल्यू आ गया देखो बेटा, सर ये नेग्लेक्ट क्यों कर दिया सर आपने? अगर 1000 में से एक डाल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा सम करके देखो। सर सर कुछ y तो की वैल्यू आएगी 10 to ना। -8 आ रही है। ये अगर मैं इसमें रख भी दूं 1000y प्लस में एक y और जोड़ देता हूँ, कितना होगा ये? यस सर, ओके सर। 1000 क्या फर्क नहीं हुआ ना, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया, मैंने कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैंने छोड़ दिया। सर वो प्लस में था ना, इसीलिए पूछा मैंने, माइनस में तो कर सकते थे फिर भी। देखो अब 1000y प्लस y इंटू 1000 तो अप्रोक्सीमेट कितना रह जाएगा ये, 10⁻⁶y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सर y स्क्वायर होगा ना सर। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर याद है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻16 वाई स्क्वायर y की वैल्यू -8 10 to -8। माइनस। तो जब भी ऐसे दो केस आ जाएं साइमulटेनियस आ जाए, तो पहले उन दोनों में से ऐसे सोच लेना, एक चीज दूसरी चीज कितनी है, टोटल कॉमन कितना है, फिर दो इक्वेशन बना लेना, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है तो निकल आएंगे। तो 10 - 8, अब एक्स भी तो निकाल सकते हो, एक्स कितना आ जाएगा 1000y, 1000y की वैल्यू 10 to निकाल, -5 10 माइनस, समझ गए। सर ये वाला क्वेश्चन एक और बार दोबारा बता दीजिए। मैंने आपको ये बोला कि AgCl को वाटर में डिसोल्व किया तो Ag प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे ना। सपोज आपने कितने बनाए, ये x तो ये भी कितने बने x, फिर X AgBr, उसी सॉल्यूशन में AgBr को डिसोल्व करो तो बेटा Ag और Br नेगेटिव बनेंगे। ये सपोज कितने बने, x तो नहीं बनेंगे ना, यस सर। y बनेंगे। अब इस ये दोनों एक ही वेसल्स के अंदर अपना इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, वेसल्स को तो नहीं पता ना Ag प्लस आयन कौन सा किसके वाला है। तो इक्विलिब्रियम पर, इन सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर आपसे पूछा जाए कि Ag प्लस आयन कितना होगा, तो आप क्या आंसर दोगे, ये वाला इसके साथ ऐड करोगे, तो ये यस वाला सर। इसके साथ ऐड करोगे ना, तो आप तो बोलोगे Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना बोलोगे बेटा, x प्लस X प्लस Y y, और क्लोराइड आयन फिक्स है वो कितना रहेगा सिर्फ, X और ब्रोमाइड आयन फिक्स है कितना रहेगा बेटा सिर्फ Y Y। y। अब आपने मान लो AgCl का KSP बनाया, तो KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन होगा ना। यस सर। और AgBr डिवाइड कर दिया मैंने, AgBr का K, Ag की कंसंट्रेशन इनटू Y की कंसंट्रेशन, क्लियर, ओके सर। जिससे x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो x और y का रेशियो मिल जाएगा हमें, क्योंकि k तो गिवन है दोनों। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1000y, भाई दो इक्वेशन है ना, दो दो चीजें निकालनी है, x और y निकालना है, तो दो इक्वेशन बनाओ, डिवाइड करो तो उससे रेशियो मिल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में वापस वैल्यू पुट कर दो, जैसे पहले वाले में पुट कर दी, जैसे KAgCl इज इक्वल टू, ये इक्वेशन रखी थी ना पहले वाली, ये देखो KAgCl इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x, क्लियर, ओके सर। अब हो जाएगा आगे। यस सर। यस सर। हो गया बेटा, चले आगे। यस सर। यस सर। तो इतने टाइप के आप सोलिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हो, डिफरेंट, कुछ मैंने केसेस लास्ट क्लास में बताए, कल वाले में कुछ आज बताए। अब होता है कि ये सोलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्या सोलिबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है क्या, तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग solubility of sparingly soluble
इसमें बेटा पहले थ्योरी बता देता हूँ। 3 फैक्टर याद करना आप, आपका 3 से काम नहीं होगा। पहला फैक्टर आपका क्या याद रखना है आपको, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। जब भी कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब, अगर कोई भी आप ऐसी स्पीसीज डाल दो जिसमें कॉमन, जैसे अभी ऊपर वाला एग्जांपल देखा था, दोनों में कॉमन आयन था एजी है ना, इसको कॉमन आयन बोलते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट एक प्रेजेंस में जो होती है सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। कॉमन आयन इफेक्ट decreases the solubility. Common ion effect decreases the solubility, पहला पॉइंट कॉमन आयन इफेक्ट। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, जब भी कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन होगा तो वो इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। अगर बेटा कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्म हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर कॉमन आयन आ रहा है तो डिक्रीज होगी। एक आपका ये होगा कि डिफरेंट आपके फैक्टर होते हैं, उसमें हम निकालते हैं कि मीडियम एच पॉजिटिव आयन या बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम। तो एच पीएच है आपका, तो आपका एच पॉजिटिव आयन या बोलो पीएच आल्सो अफेक्ट सोलिबिलिटी। कैसे, देखो 1 by 1 रिपीट कर दो, आपने क्या लिखा मीडियम के नीचे? सर मीडियम में क्या लिखा था आपने? पीएच। पीएच मीडियम का मतलब क्या होता है, पीएच होती है ना, पीएच अफेक्ट सोलिबिलिटी। अब कैसा होगा, बढ़ या घट दोनों सकता है, वो भी बताऊंगा। तो 3 फैक्टर मैंने यहाँ लिखे हैं बेटा जो सोलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, उस केस में हमेशा सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, इसमें हमेशा इंक्रीज होती है, और मीडियम भी जो है वो अफेक्ट करती है। 1 by 1 लेते हैं। जैसे देखो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन, depression of ionization of weak electrolyte in presence of strong electrolyte depression of ionization of weak electrolyte in presence of strong electrolyte having at least one kind atom same with weak electrolyte। क्या कहना चाहता है, देखो कहता है अगर आप कोई ऐसा वीक एसिड लो या कोई भी जो नॉट एसिड, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसके अंदर आप कोई ऐसा चीज और डाल दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लो, उसमें प्रेजेंस डाल दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए उसमें सेम एटम या सेम काइंड आयंस करो, ज्यादा बेटर है, से काइंड वन काइंड आयन सेम विद वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एज एग्जांपल AgCl है, solubility of AgCl जो होगी एज एग्जांपल, solubility of AgCl will be decreased in presence of HCl और NaC। क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो कॉमन आयन है Cl नेगेटिव। कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, तो उसमें कैसे होगा, आप ली शेटलियर प्रिंसिपल लगाओ। जैसे आपने एक ही वेसल्स लिया, हाँ ये वेसल्स लिया, इसमें AgCl का प्रेसिपिटेट बनना है तो और सोल्यूबल होना है, तो ऐसे बनेगा ना, AgCl क्या बनाएगा आपके पास, Ag प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव। आपने इसमें HCl या NaCl कुछ भी मिला दिया, तो HCl सपोज मिला दिया, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
जैसे H पॉजिटिव बनाएगा ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, तो ये दोनों आयन क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो अल्टीमेटली इस HCl ने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी ना। यस सर। Cl की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो आप इक्विलिब्रियम को कैसे स्टडी करोगे, इस जगह को, बैकवर्ड। इस जगह पे क्लोराइड आयन मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ। बैकवर्ड की तरफ जाएगा। Cl का कंसंट्रेशन बढ़ने से एक्स्ट्रा AgCl मिलके AgCl बना देंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, बढ़ी या घटी, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होगी। इसलिए जहां कहीं भी आप कॉमन आयन देखोगे तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो आपका सोलिबिलिटी होता है वो ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीजेस। ये तो हो गया थियोरेटिकल एस्पेक्ट। अगर इसकी बजाय आपने कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन ले लिया तो उसने क्या बताया, जब कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। इसमें कैसे, जैसे देखो सपोज सोलिबिलिटी है आपके पास AgCl की, सोलिबिलिटी of AgCl will be increased in presence of ammonia, क्यों, Cl नेगेटिव ले लेगा ये। because ammonia remove Ag plus ion, ammonia remove Ag plus ion by forming complexes, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 का पॉजिटिव। ऐसे बेटा देखो, अब वापस सोचो, अगर आपके पास AgCl होता, इसका इक्विलिब्रियम किसके साथ बनाते हैं AgCl का, Ag प्लस Cl नेगेटिव। Ag प्लस और Cl नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आपने अमोनिया डाल दिया तो अमोनिया क्या करेगा, Ag से रिएक्ट करने लग जाएगा, और रिएक्ट करके इसको यूज करने लग जाएगा, इसके साथ जाएगा, और ये अमोनिया इसको बाहर निकालता जाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। तो आप इक्विलिब्रियम को सोचो, इक्विलिब्रियम में बताओ इस बार प्रोडक्ट बढ़ा या घटा, घटा। घटा। Ag प्लस आयन अमोनिया लेके इधर चलता जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा फिर Ag और बनता जाएगा, तो अब की बार इक्विलिब्रियम देखो किस तरफ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड, तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कॉमन आयन अफेक्ट होता है तो सोलिबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज। और कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन होता है जब भी, तो सोलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। इंक्रीज। क्लियर, कोई डाउट किसी को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में? हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो NH3 है ये NH4 प्लस बना करके Cl नेगेटिव से रिएक्ट कर जाता और फिर हमारे पास Cl नेगेटिव कम होते और जब भी फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन NH4 है नहीं ना हमारे पास, और NH4Cl बनता भी तो NH4Cl बन के वापस टूट जाता, फिर Cl वापस दे देता वो तो वाटर में, सारा यस कुछ सर। हाँ। वो तो वाटर में ही रहा है ना। यस सर। क्लियर। यस सर क्लियर। अब सपोज बेटा मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, मैं कहता हूं इफ solubility of AgCl in water in HCl aqueous and in ammonia aqueous is S1, S2 and S3, then arrange solubility in increasing order। क्या आंसर होगा बेटा? कहता है सपोज AgCl की सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी ऑफ AgCl जो है वाटर में S1 है, HCl में S2 है, aqueous F3 solution ग्रेटर देन में, S1 ग्रेटर देन S2। देखो वाटर में सपोज S1 है तो HCl में कॉमन आयन आ जाएगा ना, यस सर। HCl में कॉमन आना आ जाएगा, तो Cl और Cl
ये वाली कॉमन आयन वाली, ये तो S1 से कम होगी, इसका मतलब S1 ग्रेटर देन किससे है? S2 से, क्योंकि S2 में क्या आ रहा है? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर? और अमोनिया में कंपैरिजन करें थर्ड वाला तो S1 से S3 ज्यादा, क्या कॉम्प्लेक्स आयन रीजन? इफेक्ट। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इफेक्ट। तो इस चीज से बेटा क्लियर हो गया ना कि ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे कम कौन सी होगी HCl में? सबसे कम S2 होगा, उससे ज्यादा S1 होगा, उससे ज्यादा S3। S1 या क्लियर? किसी को कोई डाउट? क्लियर सर। अब E1 कितना कम होता है ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, कितना कम होती है या ज्यादा होती है ये आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो देखो नोट दे देता हूँ। सर सर ये जो Ag पॉजिटिव NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में रिएक्ट करेगा या ऐसे ही? वो इक्विलिब्रियम में भी रिएक्ट कर सकता है, इक्विलिब्रियम ही करता है वैसे, लेकिन ये आप हायर क्लासेस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सर वैसे अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो वो तो प्रेसिपिटेट की तरह नीचे जमने नहीं लगेगा? अगर आपका प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो प्रेसिपिटेट लेकिन AgCl का तो नहीं है ना, यस सर, उसका नहीं है। हमें तो AgCl का देखना है। ओके सर। यस सर। अब देखो बेटा E1 आप ये कैलकुलेशन बना सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ solubility in presence of common ion, in presence of common ion effect। अभी हम बेटा निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? जैसे एग्जांपल है, पहले देखते हैं अपने solubility of AgCl in water। ठीक है, सपोज इसको ले लेते हैं S। कैसे निकालोगे? ये तो बिल्कुल सिंपल था, AgCl इक्विलिब्रियम बनाएगा Ag पॉजिटिव के साथ प्लस Cl नेगेटिव के साथ एक्वस, इसकी सोलिबिलिटी S है तो इसका मतलब ये भी S हो गया और ये भी S हो गया। AsP ऑफ AgCl इज इक्वल टू किसका कंसंट्रेशन लिखोगे बेटा? Ag प्लस का और Cl नेगेटिव का। Cl नेगेटिव का, तो KsP इज इक्वल टू S² आ गया, S स्क्वायर आ जाएगा, मतलब S इज इक्वल टू अंडर रूट √KsP। ऐसे निकाल पाओगे आप। क्लियर? यस सर। ये आपका A पार्ट हो गया। अब मैं इसी पार्ट को ऐसे बोलता हूँ आपको, solubility of AgCl in C concentration of HCl, C concentration of HCl, solubility of AgCl। सपोज इसको हम S डैश से लिख देते हैं। तो अब देखो, अब हमारे पास HCl की प्रेजेंस ली है तो AgCl एक वेसल्स में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा Ag प्लस आयन एक्वस के साथ प्लस Cl नेगेटिव आयन एक्वस के साथ। सपोज ये कितना बना बेटा? S डैश, ये भी कितना बना? S डैश। फिर इसी सॉल्यूशन में आपने और क्या डाल रखा है? एक HCl, और HCl कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी जाएगा, ये बनाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतनी इसकी और उसकी कितनी। अब बेटा मुझे KsP बनाना है AgCl का, KsP ऑफ AgCl इज इक्वल टू, तो फार्मूला होगा Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। तो Ag की कंसंट्रेशन कितनी है? S डैश, S डैश, लेकिन क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी S है? डैश प्लस C। वेरी गुड, क्योंकि वो तो टोटल सॉल्यूशन में देखोगे ना S डैश प्लस C, और इसके कंपैरिजन में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला है, ये नेग्लिजिबल है ना, यस सर। तो C वाले पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, C के साथ वाले को। वो सिर्फ इसलिए नहीं करोगे, सॉल्यूशन तब भी आ जाएगा लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और अगर आप थोड़ा नेग्लेक्ट कर लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो
तो अब देखो, अब सोलिबिलिटी क्या रह जाएगी मेरे पास, KSP CS डैश AgCl S डैश इंटू C। तो S डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा इस बार, KSP/C KSP बाई C, या C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉमन इलेक्ट्रॉन। तो आपको अगर कॉमन आयन की प्रेजेंस में HCl में निकालना है तो फिर ये फार्मूला है, S डैश इज इक्वल टू KSP बाई C। और इधर निकालोगे एस टेस्ट नेग्लेक्ट क्यों किया है हमने? S डैश, नेग्लेक्ट क्यों किया है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये जितना कंसंट्रेशन देगा उसके कंपैरिजन में जो ये Cl होगा वो तो बहुत कम होगा ना। इसे अभी किया था हमने 1000 Y प्लस Y, तो इसको क्या कर लिया था हमने, कॉमन आयन। नेग्लेक्ट करोगे ना भी करो, मन नहीं मानता है तो मत करो, क्वाड्रेटिक में फंसो, 10 मिनट और लगाओ क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको वीक वाले से इसलिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं सी वाले पार्ट के साथ। सी में इसको ऐड करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपको HCl की प्रेजेंस में निकालना पड़े तो S डैश इज इक्वल टू KSP बाई C करना, और वाटर में निकालना हो तो क्या निकालोगे, S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP। भी कर दोगे। और अगर डेटा दिए होते तो हम कंपेयर भी कर लेते, हमें पता ही भी लग जाता कि HCl की प्रेजेंस में सोलिबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर? सर Yes, इन sir. Yes, sir. बता सकते हैं ना कि सॉलिबिलिटी किस में ज्यादा है और किस में कम? अभी नहीं देख सकते जब तक हमारे पास डेटा नहीं आएंगे। यस सर। हमारे पास डेट के का वैल्यू पता हो तब तो बता सकते हैं ना। दूंगा, उस पर भी प्रॉब्लम दूंगा मैं आपको। सर एक बार ऊपर क्वेश्चन पे कर दो, वो नोट करना है। ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, यस सर, वो सॉलिबिलिटी का था। यस सर, बस ये हो गया सर। हो गया। अब सपोज मैं आपको एक प्रॉब्लम भी करवा देता हूँ, उसका प्रॉब्लम दे देता हूँ कि भाई और क्लियरिटी आ जाए कॉमन आयन में कि सोलिबिलिटी वाकई कम होती है या नहीं होती। सपोज एक प्रॉब्लम लिखते हैं बेटा, हटा दो बेटा इसको आगे, चलो Yes, sir. कर लिया। यस सर। सपोज मैंने एक प्रॉब्लम दिया, वो KSP of AgCl is 1.8 into 10 raised to power minus 10. Calculate the solubility of AgCl. Calculate the solubility of AgCl in pure water. और second area, solubility of AgCl in 0.1 molar HCl। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन निकालो। दोबारा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है ना। सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर निकालेंगे तो S इज इक्वल टू क्या निकाला था, अंडर रूट 1.8 × 10⁻⁻। KSP निकाला था ना। तो इसको सोल्व करो तो S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP है 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो सोलिबिलिटी निकालोगे तो 1.8 का अंडर रूट, देखो 2 का अंडर रूट आता है ना आपको, 2 का अंडर रूट कितना होता है 1.4। 1.4 0.4 से थोड़ा कम ले लो, 1.35 ले लो, और इंटू 10 10 to -5। तो -5 मोल पर लीटर है। क्लियर? Yes, sir. AgCl का सोलिबिलिटी सिर्फ प्योर वाटर में आप देखो, यू कैन सी इन ओनली प्योर वाटर, then you can observe solubility is 1.35 into 10 raised to power -5 mole per liter. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Now you can see solubility of AgCl in 0.1 molar HCl. It is the common ion effect. Common ion effect. And you know we have already derived the solubility S dash in the Kp/C. HCl KSP by C. Now solubility S dash is equal to 1.8 into 10 raised to power -10
divided by 0.1. It means this value is 1.8 10 to -9. -9. Now you can compare both solubility. कौन सी बड़ी है, S ज्यादा है या S ज्यादा है? S ज्यादा है. So S greater than S dash है. It means that result निकल आया ना, देखो मैथमेटिकली भी. It means solubility of AgCl will be decreased in किसकी presence में? Strong electrolyte. In presence of common ion effect. Common ion. Is it clear now? Completely? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट ऐसा नहीं है कि हमेशा आपने फार्मूला यही लिखना है, S डैश अपॉन KSP बाई C लिखना है. ऐसा नहीं है बेटा. हर बार आपको फार्मूला बना के देखना है. जो आपको दिया जाए उसके अंदर आपने उस फार्मूले को ड्राइव करके देखना है कि फार्मूला बन क्या रहा है. जो नया फार्मूला जो बनेगा उसके हिसाब से आपने शॉर्ट आउट करना है. समझ गए? Yes, sir. यस सर. सपोज इसी क्वेश्चन में मैं एक पार्ट और ऐड कर देता. सपोज मैं ऐसे कर देता, इसमें यहां पर ऐड कर देता सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in 0.01 मोलर CaCl. देखो ये डाल सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in 0.01 मोलर CaCl2. इसमें निकालना है बेटा. इसमें भी तो निकाल सकते हो. निकालोगे अपने आप? करोगे ट्राई? Yes, sir. निकालो जरा. Yes. लेकिन अब डायरेक्ट ये फार्मूला मत लगाना बेटा, S डैश इज इक्वल टू KSP अपॉन C, क्योंकि HCl नहीं है, ये सर इस बार CaCl2. 2C हो जाएगा. वेरी गुड. 2C हो जाएगा. देखो अभी बना के देखो. Nine into 10⁻⁹. थर्ड पार्ट अगर देखेंगे बेटा, थर्ड पार्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि आप AgCl में ऐसे लिखोगे, ये तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा Ag प्लस Cl नेगेटिव. लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम क्लोराइड दे दिया मैंने. सपोज ये S डबल डैश कर लो. इस बार कैल्शियम क्लोराइड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस 2Cl नेगेटिव आयन देगा. इसकी कंसंट्रेशन सपोज C है तो ये C बनेगा, लेकिन ये कितना बन जाएगा इस बार देखो 2C. 2C. तो अब अगर KSP ऑफ AgCl हो गया इज इक्वल टू Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन. Ag प्लस आयन तो S डबल डैश है, लेकिन क्लोराइड आयन देखो कितना है बेटा, S डबल डैश प्लस 2S. 2C है, क्योंकि हमें तो AgCl का निकालना है ना, Ag प्लस Cl. तो यहाँ इसको फिर क्या कर दो, जो C के साथ वाला पार्ट है नेग्लेक्ट. नेग्लेक्ट कर दो. तो इस बार फार्मूला चेंज हो गया ना, देखो S डबल डैश इंटू 2C. तो इस बार जो S डबल डैश निकालोगे वो कितना आएगा आपका, KSP by 2C. AgCl बाई 2C. इसलिए फार्मूले रटने नहीं है, हर बार निकालने हैं. S डबल डैश KSP AgCl ना 2 इंटू C. तो C कंसंट्रेशन वैल्यू रख देंगे हम. तो C की वैल्यू रख दोगे, कितना था C दे रखा था उसने 0.02. सॉरी 0.01 था. 0.01 था. 0.01 था तो 10 माइनस 4. अब ये आ जाएगा 1.8 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने 1.10⁻⁻10. -10 2 इंटू 10⁻⁻². S डबल डैश. अब सोलिबिलिटी जो आ गई आपकी 0.9 इंटू 10⁻⁻8 या 9 इंटू 10⁻⁻9. -9. अब कंपैरिजन करो, देखो इसकी कितनी आई थी
ये देखो ये सोलिबिलिटी कितनी आई, कम तो इसका आई, 1.10⁻⁹ और इसकी आई 9 × 10⁻⁹ तो ज्यादा किसमें है? S solidity डबल में। डैश। तो इसका मतलब एस डबल डैश और एस डैश दोनों ही कम होंगे एस से, है ना, दोनों ही कम होंगे, लेकिन एस डैश 9 × 10 ये ज्यादा बड़ा है, एस डबल डैश एस डैश से बड़ा है, एस डैश सबसे कम, उससे ज्यादा एस डबल डैश, सबसे ज्यादा एस। ऐसे निकाल के चेक करना पड़ेगा कि HCl में ज्यादा कंसंट्रेशन या आपकी एस डबल डैश में, वो डेटा दे रखा होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सर वो 2 × 10⁻⁻² कैसे आया उधर, S डैश इक्वल्स टू KSP अपन, ये SP/2C फार्मूला है, C क्या है यहाँ पर, सर 0.1 था ना सर, 0.1 नहीं था, 0.01 था, ये देखो ओके सर, पॉइंट ओके सर। क्लियर है। यहाँ पे किसी में NH3 होगा AgCl के साथ, तो फिर ऐसे फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से सोल्व करेंगे बेटा, ये तो कॉमन आयन के एग्जांपल है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की थोड़ा है, ओके ओके ठीक है। यस सर। देखो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर तो हमेशा आपका इंक्रीज होगी, कॉमन आयन के अंदर सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। है ना। तो अब एक चीज और बताई थी मैंने, वो आपने नोट देना है कि सपोज अगर आपके पास बफर हो, बफर मतलब जैसे सिल्वर एसिटेट दो, बेंजोएट हो C6H5, ये कोई केमिकल दे दिया, एसिड दे दिया C6H5CH, ये है बेंजोइक एसिड। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड होता है तो कैसा एसिड होता है बेटा, वीक एसिड। वीक एसिड। और इसके साथ मैंने इसका सॉल्ट ले लिया C6H5COOAg, बेंजोएट का C6H5Ag लिया, लेकिन ये जो सॉल्ट लिया है, सॉल्ट विद इसके साथ है वीक बेस, वीक एसिड एंड सॉल्ट विद वीक बेस, मतलब ये सॉल्ट हो गया, देखा जाए तो ये देखो कॉन्जुगेट ही तो है, ये C6H5CH और ये C6H5CO नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे केसेस में न्यू सोलिबिलिटी निकालोगे, ये डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ आपको, डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एस न्यू अपॉन SH2O 1 + Ka अपॉन H पॉजिटिव, 1 + Ka अपॉन H पॉजिटिव। तो आपको S पहले की सोलिबिलिटी गिवन होगी और नई सोलिबिलिटी आप यहाँ रख दोगे, तो यहाँ से आप इसको डिसाइड कर सकते हो। इसमें सिंपली क्या देख सकते हो, देखो आप क्या करोगे कि बेंजोइक एसिड ये होगा ना C6H5COH, सिंपली सोचो C6H5COH इक्विलिब्रियम किसके साथ बनाएगा, C6H5CO नेगेटिव प्लस H प्लस। H पॉजिटिव। अगर मैं अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम करने लग जाऊं, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम करने लग जाऊं, तो सोचो क्या होगा सोलिबिलिटी में, सर बढ़ेगी। बढ़ेगी, है ना। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम करने का मतलब pH क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज। इंक्रीज। H पॉजिटिव आयन कम करोगे, pH इंक्रीज करोगे, तो सोलिबिलिटी इंक्रीज। इंक्रीज होगी। लेकिन मैं बोलूं कि H पॉजिटिव आयन आपके बढ़ाने लग जाऊं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो आपका pH क्या होने लगेगा, डिक्रीज। इंक्रीज। डिक्रीज। तो सोलिबिलिटी डिक्रीज। pH से, देखो इसका मतलब pH से सोलिबिलिटी कंपेयर हो रही है ना, यस सर। तो pH से सोलिबिलिटी आप कंपेयर भी कर सकते हो, आप K पॉजिटिव फार्मूला दोगे 1 + Ka और इतना बना सकते हो इसमें। तो रेयर चांसेस होते हैं, एक एनसीईआरटी में पीछे एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें CH3OAg वाला बना करके उन्होंने बना रखा है, तो उस क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो वो आप ऐसे बना सकते हो। क्लियर। ऐसे में हमें मतलब ये वीक एसिड प्लस वीक बेस होना चाहिए ना buffer हाँ से। हम इस टाइप का बफर होगा, सी से जैसे HCN CN दे दिया, मान लो क्या दे दिया आपको, HCN
प्लस क्या दे दिया, AgCN, वो तो गया ना वीक एसिड, ये वाला है ना। यस सर। तो ये आप इस टाइप से सोलिबिलिटी के केसेस भी कर सकते हो, यहां तक आ सकते हैं आपके पास प्रॉब्लम। क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें अगर हम ये देखें HCN और एक आ रहा है AgCN ना, AgCN, अगर हम आपसे ये पूछें कि टोटल आयन, देखो Ag कितना पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव होता है ना, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन इसके बराबर होगी। AgCN टूटेगा तो नेगेटिव आयन कौन कौन से बनेंगे, एक तो Cn नेगेटिव डायरेक्ट मिल जाएंगे, CN नेगेटिव। और एक इससे भी तो बनेंगे ना। यस सर। तो हम ये भी कह सकते हैं Cn प्लस HCN। अब Cn नेगेटिव HCN आ गए, तो एक काम करते हैं अपने, आप देखो अगर मैं HCN को वीक एसिड को ब्रेक करूं तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, CN नेगेटिव। तो Ka इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H प्लस CN नेगेटिव। H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव अपॉन HCN, तो इसका मतलब HCN की वैल्यू क्या आ जाएगी, KA। H पॉजिटिव Cn नेगेटिव अपॉन Ka, KA। तो ये वाली वैल्यू सपोज अपने यहाँ पुट कर दें अपने, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मतलब ये तो आया सीधा Cn नेगेटिव से, और यहाँ से भी ये नेगेटिव मिलेंगे, इसलिए मैंने ये लिया है। टोटल नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ से आ सकता है ना, तो Ag प्लस आयन इज इक्वल टू साइनाइड प्लस HCN को क्या लिख सकते हो बेटा, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव अपॉन, इसीलिए आपने पता लग जाएगा कि फार्मूला ऊपर सही लिखा है, डायरेक्ट लिखा है ना गलत लिखा है, तो HCN Ka। अब आप देखो कि Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू कॉमन ले सकते हैं दोनों में, CN नेगेटिव कॉमन। Cn नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो Cn नेगेटिव कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया, 1 प्लस H प्लस डिवाइड बाय KA। ये आ गया आपका। अब हमारे पास क्या है, जो भी जनरल सोलिबिलिटी होती है वो KSP इज इक्वल टू क्या आएगा, मान लो Ag पॉजिटिव आयन इंटू Cn नेगेटिव आयन, यही तो होगा, यस मतलब सर। KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर, या दोनों हम क्या ले लेंगे, S ये S ले लेते हैं, है ना, तो S का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइनाइड की एक काम और करते हैं, साइनाइड की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, साइनाइड की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो KSP अपॉन Ag प्लस आयन आ जाएगा, है ना। यस सर। इसको रख देते हैं Ag प्लस आयन, साइनाइड की जगह रख दो तो क्या आ गया, KSP अपॉन, सर वो ऐसे स्क्वायर क्यों नहीं लिखा सर आपने उधर? लिख सकते हैं, मैं अभी इस यहाँ पहुंच रहा हूँ ना इसलिए, वो भी लिख सकते हो, लेकिन हम Ag और Cn को सोल्व कर रहे हैं ना, तो Ag इधर चला जाएगा तो Ag प्लस आयन का क्या आ गया, स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, KSP इजिकल टू क्या आ गया, 1 प्लस H पॉजिटिव आयन अपॉन Ka। अब देखो Ag प्लस आयन तो न्यू सोलिबिलिटी है ना, Ag प्लस आयन, और KSP से पुरानी वाली सोलिबिलिटी निकाल सकते हो आप, S का स्क्वायर होती है, यस सर। हाँ। KSP इजिकल टू S का स्क्वायर होती है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Ag प्लस आयन, सपोज ये Ag S प्लस आयन, ये न्यू सोलिबिलिटी है S न्यू, और KSP इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, जो वाटर के अंदर सोलिबिलिटी थी S, जो H2O में उसका क्या रहेगा, स्क्वायर, S स्क्वायर। या ओल्ड कह सकते हो, वाटर का मतलब पहले वाली ओल्ड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा इसको, S न्यू का स्क्वायर अपॉन KSP की जगह S ओल्ड का स्क्वायर। S ओल्ड का स्क्वायर। हमें नई सोलिबिलिटी तो निकालनी है, तो H पॉजिटिव अपॉन Ka, अब S का दोनों का स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा,
√1 + H S + nu divided by K. upon S old is equal to √1 plus H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अपॉन ये फार्मूला लिखा था H2O का स्क्वायर कैसा है? Yes, sir. इसका स्क्वायर बेटा सर जो आपने S ओल्ड का स्क्वायर लिखा है नीचे। ये तो होता ही है ना। अगर मान लो कोई भी वीक एसिड होता है जैसे AgCl, अभी आपने किया था AgCl ना लेकर के AgCN करोगे तो Ag पॉजिटिव सिर्फ वाटर में लेता हूँ, सिर्फ वाटर के अंदर। ओल्ड का मतलब सिर्फ इन प्योर वाटर ले रहे हो ना सोलिबिलिटी। इन प्योर वाटर सोलिबिलिटी निकालोगे तो यही तो आएगा। सपोज ये S है तो ये भी S है। Ksp इक्वल टू क्या होता है अच्छा, ओके ओके। ना। तो इसलिए ओल्ड वाली सोलिबिलिटी तो पहले आ गई। तो आप अब क्या है उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं ड्राइव करना आपको बता दिया कि एक्चुअल में कैसे करते हैं। लेकिन आप सर डायरेक्ट फार्मूला रखना एस न्यू, ऊपर देख लो फार्मूला सही लिखा था या गलत, फिर आपको याद हो जाएगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। एस न्यू अपॉन SH2, ये ऊपर आएगा, H पॉजिटिव ऊपर और ये ए नीचे। एस न्यू अपॉन S ओल्ड या वाटर वाला जो भी कहो इज इक्वल टू √, बस ये डायरेक्ट फार्मूला कर देना। एनसीईआरटी में पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 साल पहले पूछा भी गया था ये क्वेश्चन कि ए के दिया होगा आपको, H पॉजिटिव आयन पीएच दी हुई होगी, S न्यू SH2। अब बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे आप, पूछो। सर वो सबसे पहले वाली इक्वेशन कैसे आई थी? वो तो कोई भी चीज होती है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है सॉल्यूशन में उतना नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज तो हमें किससे मिलेगा, Ag+ आयन से। और नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ से मिलेगा, एक तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा, AgCN है ना, एक HCN है और एक AgCN है, तो एक तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा बेटा CN नेगेटिव, और दूसरा CN नेगेटिव कहाँ से मिलेगा आपको, इससे भी तो मिलेगा ना कुछ HCN से। तो जो CN डायरेक्ट मिलेगा मैंने डायरेक्ट CN नेगेटिव रख दिया, जो HCN से मिलेगा उसको मैंने किस फॉर्म में रख दिया पहले, HCN। HCN। मतलब कुल मिला के नेगेटिव पार्ट मैंने किससे लिख दिया, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट। ऐसे ही पॉजिटिव पार्ट लिखना है वो उसके लिए भी कर सकते थे, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट। HCN लिखने की जरूरत है, हम यहाँ पे CN भी तो लिख सकते थे। हमें नहीं पता ना वो CN कितना आएगा वहां से, वो आपको निकालना पड़ेगा ना बाद में HCN से। CN कितना आएगा वो निकाला ना बाद में, देखो ये CN की टर्म में ये रहा, HCN से कितना CN आएगा, तो HCN की टर्म में ये CN नेगेटिव है, HCN वाला Ka वाला, ये देखो। यस। तो वो तो बड़ी बातें हैं, बहुत चीजें हैं इस चैप्टर में, मैं तो उतना ले जाना नहीं चाहता आपको, बस वो तो मेरा मन किया मैं ले गया आपको। बट आपका काम यहाँ से चल जाएगा सिर्फ, ठीक है। आपकी मतलब इसका मतलब सोलिबिलिटी को एक चीज और कौन सी अफेक्ट करती है, मीडियम भी अफेक्ट करता है, pH. पीएच भी अफेक्ट करता है। और आपके 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में पीछे दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट, जरूरत नहीं है कुछ और, इवन जो मैंने ये करवाया इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैंने बस बता दिया भाई ऐसे एक्चुअली चीजें आती, आप तो सीधा इससे याद रख सकते हो ना, S न्यू अपॉन S ओल्ड 1 + H पॉजिटिव आयन अपॉन K। लेकिन ये किसके लिए होगा, फॉर, जैसे कौन सा फार्मूला लगाऊं, जैसे HCN + AgCN हो, कभी ऐसा दिखे तो वहां लगा देना वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस, या जैसे अभी मैंने बताया ऐसे लगाओ C6H5COH प्लस C6H5 5 Ag, या कोई भी और सॉल्ट भी हो सकता है। ऐसे कोई क्वेश्चन ये एग्जाम में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं पीछे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, तो आप इस फार्मूले का यूज करें। तो अल्टीमेटली देखो, मुझे वन वर्ड में बताओ बेटा, सोलिबिलिटी जो है, जो सोलिबिलिटी होता है वो किस किस चीज से अफेक्ट होता है और कैसे होता है, Sir, concentration of same ion effect. कॉमन आयन से। Common effect. कॉमन आयन में सोलिबिलिटी, ये आपके सिलेबस में सबसे ज्यादातर यही पूछते हैं, कॉमन आयन, इसलिए मैंने काफी डिटेल करवाई उसकी। और दूसरा उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन इफेक्ट। इन दोनों का सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है, कॉम्प्लेक्स आयन वाला और एक पीएच वाला। क्लियर? यस सर। और एट लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपकी टाइट्रेशन का जस्ट आइडिया पूछा जाएगा। जो भी टाइट्रेशन करते हैं अपने एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। कभी स्कूलों में किसी ने की हो, कभी करवाते हो, तो देखो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऊपर ब्यूरेट लगी होती है, जैसे ग्लास की एक ट्यूब लगी होती है ब्यूरेट, और नीचे हम क्या है कि कोई कोनिकल फ्लास्क या कुछ ले करके
एक चीज रखते हैं और उस ऊपर वाली चीज को इसके अंदर हम मिक्स करते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ केमिकल की 2-4 ड्रॉप डाल देते हैं और कलर चेंज से अपना बता देता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उसको बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। जस्ट आइडिया लेना है आपको। इंडिकेटर, इंडिकेटर एक्चुअल में वीक ऑर्गेनिक एसिड या एसिड होते हैं या बेस होते हैं। वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं। दो काफी इंपोर्टेंट इंडिकेटर है। एस, एक नाम सुना होगा आपने, फिनोल्फथलीन। एक होता है जैसे मिथाइल ऑरेंज। ये जो है ये फिनोल्फथलीन वीक ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए शॉर्टकट में HPH, एसिड वाला H दिखा देते हैं। तो HPH क्या होगा? ये अपना इक्विलिब्रियम बनाएगा तो कॉन्जुगेट बनाएगा pH नेगेटिव। हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा गहरे कलर की होती है, आयोनाइज्ड फॉर्म में गहरा कलर होता है तो HPH। और ये आयोनाइज्ड फॉर्म देखो खुद क्या है, ये HPH दिख रहा है तो बेस है या एसिड है? एसिड। एसिड। तो एसिड में इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम आएगा तो इस मीडियम में इसमें चला जाएगा, बेसिक मीडियम आयनाइज हो जाएगा। बेसिक मीडियम में या आयनाइज्ड फॉर्म होगा, इसका कलर ज्यादा होता है। तो एसिडिक मीडियम में ये इसी फॉर्म में रहता है जो पहले वाली फॉर्म है। तो जो फिनोल्फथलीन होता है एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो अनआयनाइज्ड फॉर्म हमेशा कलरलेस या लाइट कलर की होती है, और आयनाइज्ड फॉर्म इसमें आयन बना हुआ है बेसिक, जैसे फिनोल्फथलीन बेसिक मीडियम में ये कलर यहाँ चेंज कर देगा और पिंक कलर का हो जाएगा। ऐसे मिथाइल ऑरेंज है, MEOH करके लिख लो। मिथाइल ऑरेंज, OH मतलब ये खुद बेस है, इसका आयन बनाओगे तो Me पॉजिटिव आयन बनेगा। अब देखो ये गहरा कलर होगा, अब लेकिन ये खुद क्या है? MUH बेस है, तो बेस। बेसिक मीडियम में इसका लाइट कलर होगा। बेसिक मीडियम में लाइट कलर होता है, इसलिए येलो कलर का होता है। और एसिडिक मीडियम में आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, Me पॉजिटिव OH आयन छोड़ देता है। एसिडिक मीडियम में इसका गहरा कलर हो जाता है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही एसिड में बेस मिलाओगे या एक मीडियम से दूसरा मीडियम एक ड्रॉप की एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिकेट हो जाएगा कि रिएक्शन हो गई। बस एक जस्ट आइडिया करना है, किसी भी एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन कब कंप्लीट होगी उसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए हम एक केमिकल डालते हैं, वो होते हैं इंडिकेटर। ये या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। जैसे फिनोल्फथलीन एक वीक एसिड है, इसलिए एसिडिक मीडियम में उसका लाइट कलर होगा और बेसिक मीडियम में वो आयनाइज्ड हो जाएगा खुद और पिंक कलर करके रिएक्शन कंप्लीशन का पता बता देगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज है, खुद बेस है तो बेसिक मीडियम में अनआयनाइज्ड रहेगा, जैसे ही उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा मतलब एसिड ज्यादा हो जाएगा जैसे ही, तो वो कलर चेंज रेड में कर देगा और रिएक्शन का कंप्लीशन बता देगा। अब हमारी टाइट्रेशन जो करते हो वो वही चीज है जो बेटा आपने 4 टाइप के वो किए थे, हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। तो ये जो टाइट्रेशन है आपकी 4 टाइप की हो सकती है। केस फर्स्ट, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता कैसे लगेगा? देखो आप एक काम करोगे, ग्राफ बनाओगे, इस ग्राफ में एक पॉइंट होगा ऐसे, उस पॉइंट पर पीएच चेक करते जाओगे, मीडियम मतलब, और वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करते जाओगे। यहां से आप NaOH ऐड कर रहे हो, यहाँ NaOH है, सपोज इसमें आपने एसिड ले रखा है कोई और एक इंडिकेटर डाल रखा है। तो अगर आप देखो, अगर कोई भी ग्राफ ऐसे आए तो सब जब स्टार्ट किया होगा टाइट्रेशन तो पहले क्या होगा, इस कोनिकल फ्लास्क को लेके स्टार्ट किया तो ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा पहले बेटा? पहले पीएच वो एसिडिक एसिड होगा, करेक्टर। एसिडिक, और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच बहुत कम होगी। ये pH 7 वाला पॉइंट है, तो बहुत कम होगी, बहुत कम से स्टार्ट होगी और एकदम से जैसे ही एसिड में इतना बेस डाल दिया कि एसिड न्यूट्रल हो गया, तो जैसे ही न्यूट्रल के बाद फिर कैसा मीडियम होगा? न्यूट्रल मतलब नॉर्मल। न्यूट्रल के बाद भी आप NaOH डाल रहे हो, बेसिक। ऐसा बेसिक हो जाएगा। और बेसिक भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर पीएच बहुत ऊपर चली जाएगी। आपकी पहचान क्या होगी कि ये ऐसे देखोगे आप, ये जो 7 से हाइट देख लेना, यहाँ भी हाइट स्ट्रेट लाइन लंबी दिख रही है, यहाँ भी लंबी दिख रही है, तो इसका मतलब 7 से ऊपर वाला मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है और 7 से नीचे वाला जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ग्राफ देखते ही आप बता दोगे कि ये टाइट्रेशन कौन से वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वाला है।
और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, एनी इंडिकेटर कैन बी यूज, कोई सा भी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। मतलब आपका ग्राफ छपा हुआ है, ग्राफ देख के आपको बताना है कि ये क्या है, तो आप सिर्फ हाइट चेक कर लेना, हाइट चेक करते ही आप अपने आप ही बता दोगे। जैसे मैंने अभी कुछ ग्राफ लिख रहा हूँ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप सिलेक्ट करना, बताना कौन सी टाइट्रेशन है, बी बेस, इधर पीएच, बताओ बेटा कौन सा केस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। एसिड बी। पीएच जो नीचे लंबी लाइन है वो इस जगह पे आ रही है, पीएच 7 से नीचे, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। जितनी Acid. लंबी लाइन दिखी है आपको, ऊपर वाली छोटी दिख रही है लाइन, तो इसका मतलब ये बेस कैसा हुआ, वीक बेस। तो इसका मतलब ये केस कौन सा हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जहां मीडियम स्ट्रॉन्ग एसिड वाला है तो वहां इंडिकेटर कौन सा प्रॉपर होगा, प्रॉपर इंडिकेटर। एसिड में एसिड वाला तो नहीं डाल सकती ना, सर बेस वाला जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है। ऑरेंज। प्रॉपर इंडिकेटर क्या हो जाएगा, जो बेसिक होगा। मतलब एज क्या आंसर दोगे, मिथाइल ऑरेंज। क्लियर। यस सर। सपोज मैं तीसरा ग्राफ बनाता हूं आपके लिए, ये ग्राफ बनाते हैं, इधर लिख देता हूँ वी बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस ऐड कर रहे हो, इधर पीएच चेक कर रहे हो, ये 7 वाला पॉइंट है। अब की बार ग्राफ ऐसे आया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वीक है। मतलब ये स्ट्रेट होगी ना लाइन, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये 7 से नीचे थोड़ा सा, ये इसका मतलब कैसा एसिड हुआ, वीक एसिड। केस पता लग गया ना। तो ऐसे ग्राफ आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने का। इसका मतलब केस क्या बन गया आपकी बार, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो प्रॉपर इंडिकेटर क्या होगा बताओ बेटा, सर क्योंकि रेंज कौन सी वाली क्लियर है, बेसिक वाली। बेसिक वाली। तो बेसिक में देखना है तो इंडिकेटर तो अपोजिट डालना पड़ेगा ना, एसिडिक। एसिडिक। तो एसिडिक इंडिकेटर होगा तो कौन सा ले सकते हो, एस Phenolphthalein. अगर मैं ऐसा ग्राफ दे दूं बेटा, ये 7, ये दे दूं, आप बताओ Base weak acid. इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया बेटा, वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक बेस। तो प्रॉपर इंडिकेटर कौन सा होगा, सर कोई भी ले सकते हैं। नो वन। इसलिए ऐसी टाइट्रेशन हम बनाते भी नहीं, करते भी नहीं, क्लियर आंसर नहीं मिलते, नो वन। क्योंकि कोई है ही नहीं, क्लियर रेंज है ही नहीं, क्लियर रेंज होगी तो कलर चेंज करके बताएगा ना वो बेस। तो आपके टाइट्रेशन की वजह से कुछ ग्राफ बने हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, पिछले कोई रेयर किसी साल में आ जाता है, तो देख के बता सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ग्राफ देखना और बताना है क्या करना है। क्लियर। Yes यस sir. सर। तो ये जो है ये सारा आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो काफी बड़ा टॉपिक था, आपने देखा काफी इंपोर्टेंट भी था, है ना। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। ये जो है आपका इक्विलिब्रियम है, और टेस्ट में मैंने बताया था आपको यही वाला टेस्ट दूंगा बेटा, जो आपका टेस्ट होगा ना मंडे को। सर इस बार थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं आएगा ना? थर्मोडायनेमिक्स नहीं है बेटा इस बार, थर्मोडायनेमिक्स तो 2 बार ले चुके हैं ना आपने, यस सर. इसलिए थर्मोडायनेमिक्स इस बार नहीं डालेंगे। और इवन मैं आपको केमिकल भी नहीं डाल रहा है इस बार, आयनिक इक्विलिब्रियम का लूंगा सिर्फ टेस्ट, जिससे ये अच्छे से तैयार होगा, पीएच वाला मतलब पार्ट भी। सर केमिकल वाले भी नहीं हुआ सर अभी तक. केमिकल वाला नहीं हुआ है, नो सर. तो केमिकल भी मिला दूं क्या इसके साथ फिर, यस सर. और फिर पूरे इक्विलिब्रियम का हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा। ठीक है सर डीपीपी आई नहीं है। डीपीपी भेज दूंगा बेटा मैं इसकी, ओके सर। इसका डीपीपी बना के मैं 3-4 डलवा दूंगा इस बार, है ना, 3-4 एक साथ ही डलवा दूंगा, तो आप तैयार कर देना, आज ही डलवा दूंगा, कल तक आ जाएगा, मैंने भेजी नहीं है, आई नहीं है आपके पास, आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके सर. तब तक आपका मटेरियल है, बनाते रहो, है ना। सर हाँ हाँ बोलो। सर ग्राम आयन और मोल सेम होता है।
हाँ, अगर किसी भी चीज के साथ आगे ग्राम लिखा हो ना तो Yes. मोल हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं एटम, ये तो एटम हो गया, लेकिन इसके आगे लिख दूं ग्राम एटम, इसका मतलब ये क्या बन गए? मोल। जैसे मैं लिखूं मोलिक्यूल, है ना, और सिर्फ मोलिक्यूल है तो, लेकिन इसके आगे ग्राम मोलिक्यूल लिख दूं तो इसका मतलब ये भी क्या बन गए? मोल। ये मोलिक्यूल के मोल बन गए। जैसे अभी आप कह रहे थे आयन, तो सिर्फ आयन होते हैं, लेकिन आगे में ग्राम लिख दूं तो ग्राम आयन मतलब अब क्या हो गया ये? मोल हो गया। क्लियर? यस। ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? रिडॉक्स कर लेंगे, छोटा से, अब छोटे छोटे चैप्टर है बेटा, 2-2 3-3 दिन के। रिडॉक्स है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, ठीक है? Excuse me, हाँ बेटा, बोलो। sir, please थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए स्लाइड। ऊपर मतलब जो इससे ऊपर है वो दिखाऊं? ये यस वाला? सर, सर थोड़ा सा ऊपर और सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट, इसमें एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। सर यहीं तक जहाँ पे बेटा? करना था ना S2 एंड S1 एंड S3 वाला, वो वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा और ऊपर सर। ये वाला? और यस सर, थोड़ा सा और है। ये वाला? इससे भी सर ऊपर है? थोड़ा, सर बस थोड़ा सा है। ये यस वाला? सर, यही वाला सर। Yes sir, done. Thank you sir. Okay. Okay, now I'm leaving. See you very soon for next lesson. Thank you. Till then, bye. Take care. Good evening sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening.